जिनमें तथागत गौतम बुद्ध जी, संत गुरु कबीर साहब, संत गुरु रविदास जी, संत माता कर्मा जी, संत गुरु घासीदास जी, महात्मा ज्योतिराव फूले जी, छत्रपति साहू महाराज जी, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस देश में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले बहुजन आंदोलन के 21वीं सदी के महानायक परम पूज्य मान्यवर साहब कांशीराम जी, ऐसे तमाम सभी संतों गुरुओं को मैं सशक्त नमन करता हूं। आज ग्राम मुड़पार में 3 दिवसीय संविधान वाचन के कार्यक्रम के आज तीसरे दिन में मंच में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्याम टंडन जी, पूर्व विधायक सम्माननीय कुमारी कामदा जोल्हे जी, हमारे बीच में उपस्थित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित करने में जिनका विशेष योगदान है, सम्माननीय जयग्राम लक्ष्मी जी, और हमारे वकील संघ के जांजगीर के हमारे युवा नेता रहे सम्माननीय लीलेश्वर रत्नाकर जी, सम्माननीय अशोक आजाद जी, सम्माननीय रमेश चंद्रा जी, और इस गांव के सम्माननीय सरपंच अशोक खटकर जी और तमाम सारे गांव के युवा साथीगण, गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, गांव के सभी माता और बहनें, आप सबका मैं सादर अभिवादन करता हूं। काफी लंबे समय के बाद आज आपके बीच में गांव मुड़पार में आने का मुझे मौका मिला। पहले तो मैं बहुत आया करता था, लेकिन अब जब कभी आप बुलाते हैं तभी आ पाता हूं। लेकिन जब आपके बीच में आया हूं तो मैं उन लोगों को भी नहीं भुला सकता जिन लोगों ने जब बहुजन आंदोलन की शुरुआत इस क्षेत्र में हम लोगों ने शुरू किया, तो उस शुरुआती दौर में जिन लोगों ने साइकिल चला करके भूखे प्यासे रह करके अपने पेट काट करके एक एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी अनाज इस गांव से इकट्ठा करके आज से 40-42 साल पहले जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, और ऐसे योगदान देने वाले लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। सम्माननीय जनक राम बंजारे जी जो दिवंगत हो चुके हैं, ताली तो रहने दो यार। सम्माननीय खोलबहरा खटकर जी, सम्माननीय श्यामलाल लहरे जी, सम्माननीय लोकराम महिलांगे जी, स्वर्गीय लोकराम महिलांगे जी, स्वर्गीय भीखम खटकर जी, ऐसे तमाम साथी जो आज से 42-43 साल पहले इस गांव में क्रांति लाने का काम
मान्यवर कांशीराम जी के बहुजन आंदोलन के एक सच्चे सिपाही के रूप में जिन लोगों ने इस गांव से मोर्चा संभालने का काम किया, आज ऐसे साथी हमारे बीच नहीं है। सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों को जो हमारे बीच से चल बसे हैं, मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको अपने दिल की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज कुछ ऐसे साथी अभी हमारे बीच में हैं जो लोग तब से लेकर अब तक इस आंदोलन में लगे हुए हैं। छतराम लहरे जी, हरिशंकर आदिले जी, गोटीलाल मधुकर जी, राम सनेही बंजारे जी, मनीराम मधुकर जी, भूषणलाल खटकर जी, यादराम दिव्य जी, झड़ीराम बंजारे जी, मनबोध रात्रे जी, ऐसे तमाम साथी इस गांव से आज भी इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। और भी बहुत सारे साथी हैं जिन लोगों का नाम मैं नोट नहीं कर पाया हूं। शकल से लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को नाम से भी जानता हूं, कुछ लोगों का हो सकता है नाम स्मरण से निकल गया हो। ऐसे लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं इन तमाम सारे साथियों का भी अपने दिल से इन सब का अभिवादन करता हूं। और आज के वर्तमान पीढ़ी के जो युवा हैं, आज के नवयुवक हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक नई संस्कृति, एक नया संस्कार समाज को देने का काम शुरुआत किया है। कम से कम साल में एक दिन, 3 दिन या साल में एक बार आप लोग संविधान का वाचन करके संविधान के बारे में आम जनमानस में जन चेतना, जन जागृति लाने के लिए जो कार्यक्रम आप अपने गांव में आयोजित करते हैं, मैं समझता हूं आप लोगों ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर इस गांव से शुरुआत किया है। इस बात की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारा समाज बरसों से, वो दिन भी मुझे अच्छी तरह से याद है, 1980 के दशक में जब मैं बम सेफ के नाम से डफली पकड़ करके एक साइकिल में चल करके जब गांव गांव घूमता था, तो कुंवार के महीने में नवधा रामायण 9 दिन तक हमारे इस क्षेत्र के गांव गांव में आयोजन किया जाता था। और उसी नवधा रामायण में जाकर के बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को हम समझाने का काम किया करते थे। लेकिन आज 43-44 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अब नवधा रामायण के जगह आप लोगों ने संविधान वाचन का कार्यक्रम, संविधान को पढ़ करके संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान को समझाने के लिए आप लोगों ने ये आयोजन करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, चल बेटा, क्योंकि जिससे आज हमारा जीवन चलता है, आज आपका जीवन चल रहा है, तो किससे चल रहा है? भारत के संविधान से चल रहा है। इस देश का कारोबार किसके आधार पर चल रहा है? देश के संविधान के आधार पर चल रहा है।
आज चाहे भगवान भी है तो संविधान के आधार पर वो न्याय का गुहार करता है और संविधान के आधार पर न्यायालय से उसको न्याय मिलता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत निर्णय हो, तो वो भी फैसला आज संविधान के आधार पर होता है। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भारत का संविधान। इस देश के 140 करोड़ लोगों का जीवन आज संविधान के आधार पर चलता है। लेकिन संविधान के बारे में हम कितने जानते हैं, हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं? क्या लोगों ने हमको या देश की सरकार ने क्या हमें संविधान के बारे में जानकार बनाने का काम किया? क्या हर नागरिक को अगर आप संविधान के पहली पन्ना उठा करके देखेंगे तो ये संविधान के पहली पन्ना में लिखा है संविधान का प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना में क्या लिखा है कि हम भारत के लोग, आज मैं देखता हूं तो लोगों के जुबान में हर रोज हर नेता मंत्री से लेकर के तमाम मीडिया के लोग और तमाम तरह के लोग एक बात बोलते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण पूरी तरह से प्रभुत्व, यानी कि हम सबका प्रभुत्व, प्रभुत्व यानी कि हम सबका प्रभाव संपन्न, हर तरह से हम संपन्न समाजवादी, यानी कि कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई भेदभाव, कोई छूतछात, कोई गैर बराबरी नहीं रहेगा। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के मानने वाला हो सकता है, किसी भी धर्म का आप अवहेलना नहीं करेंगे, किसी भी धर्म को जबरदस्ती आप किसी के ऊपर लादने थोपने का काम नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक, अगर इसकी पूरी व्याख्या किया जाए तो ये काफी लंबा होगा। मेरा इस बात को बताने का मतलब ये है कि इस संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत माने अंग में धारण करना, यानी अपना इस संविधान को हम क्या करें, अंगीकृत किया माने कि इसको हम अपना अंग माने, अंग माने शरीर, अंगीकृत करना माने संविधान को हमने अपना शरीर बना लिया। कब? 26 नवंबर 1949 के दिन। और अधिनियमित, अधिनियमित मतलब जैसे आपके जीवन में प्राकृतिक रूप से जो दिनचर्या का जो नियम है, जो आपको जिस नियम का आप पालन करते हैं, सुबह उठते हैं, आपको बाहर मैदान जाना है, वो नियम है, प्राकृतिक रूप से है, उसको आपको त्याग नहीं सकते। अगर उसको आप परित्याग कर दिए तो आप जी नहीं सकते।
वैसे इस संविधान को हमने अधिनियमित कर लिया अपने जीवन में, अपने शरीर में इसको अंग बनाकर इसको हमने अपने जीवन का नियम बना लिया। आत्मार्पित यानी हमने अपने, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं, आत्मा माने बहुत सारे लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आत्मा निकल गए यानी जी छूट गए, तो इसको हमने क्या बना लिया, आत्मा अपना जी बना लिया। अगर ये नहीं तो हम नहीं। देखो कितना शब्द कैसा है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, हमने इसको कर लिया। और इस संविधान में ये जो पहली जो प्रस्तावना जो लिखा हुआ है, ये पूरा संविधान का ये मूल है। इसमें पूरा संविधान का इसी आधार पर पूरा ये संविधान है। लेकिन क्या हमारे देश के हर नागरिक, हर व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ है, हम लोगों को इसकी जानकारी है कि ये संविधान हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में हमारे लक्ष्मी जी ने बता दिया कि आर्टिकल अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है, 16 में क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है, 18 में क्या लिखा है, 20 में क्या लिखा है, 21 में क्या लिखा है। तमाम सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से जो बातें कही गई है वो सारी बातें उन्होंने कह दी। लेकिन हमारे वकील साहब ने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 36, 37, 38 ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और उसी में 38 में एक शब्द है क्या, कि आय की असमानता को समाप्त करना। आय की असमानता, आप इसको आर्टिकल 38 को आप पढ़ेंगे तो 38 में लिखा है राज्य विशिष्ट तय आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानता का मतलब क्या है? किसी का आय माने इनकम, किसी का इनकम ज्यादा और किसी का इनकम कम। तो किसी का आय कम है, इनकम कम है, तो वो गरीब है, और जिसका इनकम ज्यादा है वो अमीर है। तो इस अनुच्छेद के आधार पर आय की असमानता, किसी का ज्यादा और किसी का कम, ये समाप्त करना चाहिए। ये लिखा है ना संविधान में। और इसी संविधान को लागू हुए कितने साल हो गए? आज 74 साल हो गया। 74 साल में क्या आय की असमानता देश में समाप्त हो पाया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह असमानता समाप्त हो पाया? अगर यह असमानता समाप्त हो गया होता तो देश का प्रधानमंत्री आज ये कहता है कि मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को जो गरीब है उनको 2 रुपया किलो चावल मैं देता हूं या फ्री में चावल देता हूं। तो 80 करोड़ लोगों को अगर चावल दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री ने बोला है। क्या बोला? कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री खाने के लिए भोजन दे रहा हूं, चावल दे रहा हूं। इसका साफ अर्थ है कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग आज इस देश के अंदर में गरीब हैं। तो असमानता कहां समाप्त हुआ?
क्यों भाई, असमानता कहां समाप्त हुआ? और एक तरफ हम देखते हैं एक अकेला जिस अडानी की बात की जा रही है, तो ऐसे अडानी की कुल संपत्ति देश के अंदर में कितना है मालूम है? तो एक अकेला अडानी की संपत्ति 155 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर, 155 अरब डॉलर। एक अकेला आदमी के 155 अरब डॉलर संपत्ति, और एक तरफ 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत क्या इसका पालन हुआ? इसका पालन तो नहीं हुआ। अगर इस संविधान का पालन हो गया होता तो आज इस देश में कोई ना अमीर होता, ना कोई इस देश में गरीब होता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में यह बात लिखा, और इसी बात को, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कह दिए, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान तैयार करके जब सौंपने का काम किया, इस देश के राष्ट्रपति को, इस देश को समर्पित किया, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त ये बात कहा था कि 26 जनवरी 1950 से हम दोराही जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। दोराही जिंदगी। दोराही जिंदगी का मतलब क्या है? दो रास्ता। हम दो रास्ते में आज प्रवेश कर रहे हैं। एक रास्ता एक आदमी को एक वोट का अधिकार देगा, और एक वोट का एक कीमत होगा। एक आदमी को एक वोट का अधिकार, जो आर्टिकल 15 में जो कहा गया कि धर्म जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। घाट में, घटुंधा में, कुआं में, तालाब में, होटल में, मोटर में, सड़क में, सार्वजनिक स्थान में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से मेंखे एक बराबर हो गए। वन मैन वन वैल्यू, एक आदमी का एक मूल्य। तो एक रास्ता तो यह है कि एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा, एक वोट का एक कीमत होगा। संविधान तो लागू हो गया। इस देश में आज से हम दोराहे जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ एक आदमी का एक मूल्य होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के कारण इस देश में एक आदमी का एक मूल्य नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन आज देश में संविधान को लागू हुए 74 साल हो गया। क्या सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो गया? क्या आज गांव के अंदर में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो गया? क्या धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म हो गया? आज आए दिन धर्म के नाम पर बुलडोजर चल रहा है लोगों के घरों में, ऊना कांड होता है, गौरक्षक दलितों की हत्या करते हैं। क्यों? जाति के आधार पर। रोहित बेमुला जो जिसकी हत्या होती है जाति के आधार पर। मनीषा वाल्मीकि जिनके साथ बलात्कार होता है, हत्या किया जाता है जाति के आधार पर। आज मणिपुर जल रहा है, आदिवासी माताओं को निर्वस्त्र करके, कपड़ा उतार करके
उनके अंगों को नोचते हुए जिस तरह से सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की जाती है, ये क्या है? इस देश में जाति के आधार पर, चूंकि वो आदिवासी हैं। साधारण आदमी को तो छोड़ो भाई साहब, अभी आप लोगों ने देखा होगा झारखंड के अंदर एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिसको जेल के अंदर में बंद कर दिया गया, सिर्फ 8 एकड़ जमीन के नाम पर, जहां अदानी जैसे लोगों को लाखों हेक्टेयर जमीन जिनको दिया गया। और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर अभी आप लोगों ने देखा होगा हसदेव अरण्य के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन अदानी को दे दिया गया और 10,000 आदिवासी परिवार घर से बेघर हो गए। तो इसका मतलब क्या है? सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं की। चाहे इस देश में बाबा मान्यवर कांशीराम जी, एक मान्यवर कांशीराम जी ऐसा पेन को खड़ी करके समझाते थे कि इस देश में एक इंसान ऊपर है और एक इंसान सबसे नीचे है। और आज रोज आप लोग सुन रहे होंगे कि जितने भी धर्माचार्य हैं, अभी तो एक जगत गुरु कहता है जो राम को भजता है वो ऊंच और जो राम को नहीं भजता वो नीच। चमार सारे देश के अंदर में आज बवाल है। शंकराचार्य कहता है वर्णों की, वर्ण व्यवस्था की हमें रक्षा करना है। तमाम सारे इनके संत और गुरु ये कहते हैं कि संविधान को हमें बदलना है और संविधान को बदलने के लिए तमाम तरह के उपद्रव पूरे देश के अंदर में आज चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश की व्यवस्था वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, जैसा ये पेन है इसका एक सिर ऊपर एक सिर इसका नीचे। अब इस व्यवस्था को इस देश के अंदर में अगर 50 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राज किया तो संविधान का कसम खा करके राज किया और संविधान में इस व्यवस्था को ऐसे बदलने की सारी बातें कही गई, लेकिन उसने इसको ऐसे पलटने का काम नहीं किया। वो सरकार चली गई, आज दूसरी सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार आ गई। और जब से मोदी जी की सरकार आया है तब से लेकर के तो और जाति धर्म के नाम पर दंगा फसाद, मार काट, लूट, बुलडोजर, तमाम तरह के केस मुकदमे आज लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम। इसका मतलब है वो चाहता है कि ये व्यवस्था ऐसा ही रहना चाहिए और संविधान क्या कहता है कि ये व्यवस्था ऐसा होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ऐसा है तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और इसके बाद में शूद्र, तेली, कुर्मी, काठी, कलार, मरार, लोहार, केवड़, धीवर और सबसे नीचे आखिरी में सतनामी सूर्यवंशी। अगर ये ऐसा है तो आपको नीचे रहना पड़ेगा और ये अगर ऐसा होता है तो ना कोई किसी के ऊपर ना कोई किसी के नीचे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 के तहत आपके ऐसा होना चाहिए। क्या 74 वर्षों में इस व्यवस्था को ऐसा करने का काम किसी ने किया? जिस किसी को भी हमने अपना वोट दिया, क्योंकि लोकतंत्र में इसी संविधान में आपको एक एक वोट का अधिकार है कि आपको वोट देना है, चाहे आप राजा हो, चाहे रंक हो,
चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, आपको एक वोट का पावर है और उस वोट से सरकार बनेगी और सरकार इस संविधान का पालन करते हुए आपके मान सम्मान, स्वाभिमान, हक, अधिकार, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस से लेकर हर क्षेत्र में आपको न्याय दिया जाएगा। क्या 75 वर्षों में क्या इसका पालन हो सका? नहीं हो सका। जिस किसी की सरकारें रही वो इसको ऐसे बना करके रखना चाहता है और अगर ऐसा है तो आपको नीचे रहना पड़ेगा। कितने लोग पसंद करते हो आपको नीचे रहना चाहिए? कितने लोग पसंद करते हो? अगर पसंद नहीं करते तो आप क्या चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए? बदलना चाहिए ना? बदलना चाहिए ना? अगर इसको बदलना है तो ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये तथागत बुद्ध के जमाने से लेकर, गुरु कबीर से लेकर, रविदास जी से लेकर के गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज में जिसमें ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। और संविधान क्या कहता है? यही तो कहता है। लेकिन आज क्या ऐसा राज्य की कल्पना को पूरा कर सके? अगर नहीं कर सके तो इस कल्पना को पूरा करने का सपना किसने देखा? तो इस देश में एकमात्र मान्यवर कांशीराम जी थे, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सोच के आधार पर, भारतीय संविधान के आधार पर इस देश की व्यवस्था को बदल करके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आंदोलन चलाया। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आंदोलन। और उस आंदोलन को चलाने का काम जो किया, तो उस आंदोलन में आपके गांव मुड़पार से हमेशा आप लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाया। अभी वो बैठा था यहां पर, कहां चला गया? वो बैठा है, देख रहा है, क्या नाम है? एक नाम भूला था जी, मेघनाथ। अब देखो इस बच्चे को, अभी ये तो और बच्चा था, यानी 1993 नहीं 1993 18 फरवरी 1993 के दिन इसी मुड़पार के इसी सड़क के ऊपर आप तमाम सारे मुड़पार के मां, बहन, भाई, बंधु अपने समाज के ऊपर हुए अन्याय अत्याचार के विरोध में आप लोगों ने यहां आंदोलन किया। और तब उस समय आप लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई। अपराध क्या था आपका? अपराध यही था कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर 6 महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ उस समय, जिसमें एक घटना शिवरी नारायण में हुआ, एक घटना खरोरा में हुआ, एक घटना पंडरिया में हुआ, एक घटना कटघोरा में हुआ, एक घटना मल्हार में हुआ केवट समाज के नाबालिग बच्ची के साथ। और उन तमाम माताओं और बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आप लोगों ने अपना आंदोलन किया और उस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी चार्ज की गई। और वो दिन आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, जो उसमें से कुछ लोग जिंदा हैं यहाँ पर। क्यों भाई, मालूम है ना आप लोगों को? और तब ये क्या नाल गुलाजा था, मेघनाथ, ये भी मेरे साथ जेल गया। ये बेचारा, ये भी जेल गया। जेल जाने वाले साथी मेरे सामने बैठे हैं, वो मार खाने वाले लोग भी मेरे नजरों के सामने हैं। मेरे दोस्तों, हमारे सीने में वो आग जलते रहना चाहिए।
इंसाफ की लड़ाई को आप लोगों ने, जो हमारे इन महापुरुषों ने लड़ा, और जो संविधान कहता है उस संविधान के आधार पर आप लोगों ने इस क्षेत्र में वो क्रांति लाने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज भी आप लोगों के अंदर में वो चेतना है, वो जागृति है, वो जोश है, वो उत्साह है, वो उमंग है, वो त्याग है, वो तपस्या है, वो संकल्प है। आज भी आप लोगों के अंदर में वो समर्पण की भावना है। मैं आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि साथियों, संविधान की वाचन करने के लिए जो आप लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखा और संविधान को जिस तरह से समझाने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये काम अनवरत चलना चाहिए। आज जरूरत है इस संविधान को हमें जानने की, समझने की और इस संविधान को, इसकी रक्षा करने की, क्योंकि इस देश में आजादी के पहले जो संविधान चलता था, मनुस्मृति, और मनुस्मृति के आधार पर इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को जड़ से मिटाने का काम भारत का संविधान ने किया। लेकिन आज मनुवादियों की सरकार होने के कारण वो फिर से मनुवाद को यहाँ पर लाने की तैयारी में लगे हैं और इस मौके में अगर फिर से वो सत्ता में आते हैं तो ये बात याद रखना कि आप लोगों के जीवन में मनुवाद की वो व्यवस्था वो बहाल कर देंगे। इसलिए सतर्क रहना, सावधान रहना, और सावधान रह करके जो भाई श्याम टंडन जी ने कहा, बटन दबाते रहिए जो आपने दबा चुके हैं। आप उससे अगर हटते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। सावधान रहिए आप लोग। इसलिए बात तो बहुत सारी है, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा फिर आपके बीच में आएंगे। आज एक और कार्यक्रम में भी हमें भाग लेना है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर कभी मौका मिलेगा हम आएंगे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें याद किया। हमेशा आपने हमारा साथ दिया है और इस गांव से हमेशा हमें बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है, बहुत आप लोगों का सहयोग मिला है। लेकिन ये प्यार, स्नेह, सहयोग हमेशा बना रहे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा और अपील करते हुए मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय संविधान।